अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, जो कि हमारा है डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर नंबर 7 के इंट्रोडक्शन पर बात करें तो डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड जो है ये हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो हम उस ब्रांच में जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, यानी कि सॉलिड्स का डीफॉर्म होना, सॉलिड्स के अंदर जो स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस या फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जिस किस्म की भी चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, उन सारी चीजों को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होती क्या है, तो हम लिख लेते हैं कि जी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about properties of solids। ठीक है जी, हम इस ब्रांच को हम कहते हैं दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, अब देखिए हमें सॉलिड्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आती है। तो हम अगर अपनी डेली लाइफ में देखें ना, तो हमारे पास कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे आयरन बहुत हार्ड होते हैं। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे लेड हमने पढ़ा है कि इज अ सॉफ्ट मटेरियल। जब भी हम मटेरियल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कुछ डिफरेंट मटेरियल का प्रेशर को बियर करने का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ मटेरियल के अंदर कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, कुछ सॉलिड के अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, कुछ सॉलिड्स हाईली रेजिस्टिव होते हैं। तो मतलब ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर मिलती हैं। तो ये जो सॉलिड्स के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको स्टडी करने के लिए हम सॉलिड के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और सॉलिड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो हम एक अच्छा प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन। ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन की टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करके हम सॉलिड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड मटेरियल्स होते क्या है, ये हम सॉलिड को डिफाइन कैसे करते हैं। तो हमें पता होता है कि जी मैटर की डिफरेंट स्टेट होती हैं, मैटर की 4 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। यानी कि सॉलिड जो है ये एक मैटर की स्टेट है। और सॉलिड को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जी सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं। और दूसरी बात हम इसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि जी दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक होते हैं, तो क्लोजली पैक होने की वजह से उनका एक मखसूस शेप और एक मखसूस वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब हम इसी बेस पर सॉलिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, या सॉलिड्स की डिफरेंट 3 टाइप्स होती हैं। आज के टॉपिक में हमने बारी बारी सॉलिड्स की डिफरेंट टाइप पर बात करनी है। कौन कौन सी सॉलिड्स की टाइप होती हैं कि नंबर 1 हमारे पास होते हैं जी क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 पर हमारे पास होते हैं जी एमॉर्फस सॉलिड, और नंबर 3 पर हमारे पास होते हैं जी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके लिए हम दूसरा नाम पॉलीमेरिक सॉलिड का भी देते हैं, और इसके लिए हम दूसरा नाम ग्लासी सॉलिड्स का भी देते हैं। ठीक है जी, अब अगर हम बारी बारी इनको डिफाइन करने के लिए होते क्या है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि जी 1 by 1 हमें किसी भी सॉलिड के बारे में वो क्या बता रहा है। तो देखिए नंबर 1 पर हमने बात करनी है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ये जो पहली टाइप है। ठीक है जी, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास वो सॉलिड्स होते हैं कि जिनके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर अरेंज किए गए होते हैं ना, उसे हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें या नंबर 1 पॉइंट हम लिखना चाहें तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे दो सॉलिड्स इन विच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स are arranged in a specific 3-dimensional structure are known as crystalline solids। ठीक है, यानी कि हमें इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पता चल गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं कि जिनके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक प्रॉपर डेफिनेट शेप में या एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज किए होते हैं। इस किस्म के सॉलिड्स को हम कहते हैं दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अब इसके अलावा आपकी बुक में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हवाले से कुछ पॉइंट्स या कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो बारी बारी अगर हम उन पर देख लें तो हम कहते हैं जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ना, इनके पास दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट
ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में इनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जी दे हैव शार्प एजेस एंड स्मूथ फेसेस, कि इनके जो एजेस हैं वो शार्प होते हैं और जो फेसेस हैं वो स्मूथ होते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में इसके लिए प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि दे शो एन आइसोट्रोपी फॉर ऑल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। एन आइसोट्रोपी क्या होती है कि जी ये किसी भी सॉलिड की या किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर आप उस मटेरियल पर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई कर रहे हैं ना, और उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई करने की वजह से डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स अगर आपको मिलता है, इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दैट इज एन आइसोट्रोपी। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम ड्रॉ करना चाहें ना, तो ये हम एक क्रिस्टल लेटिस बना लेते हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए एन आइसोट्रोपी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हम इस सॉलिड के ऊपर इस डायरेक्शन में लाइट अप्लाई करते हैं और लाइट की जो रे है ये सॉलिड के अंदर से पास होकर यहाँ पर चली जाती है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन है। और फॉर एग्जांपल हम आफ्टर सम टाइम क्या करते हैं कि लाइट की एक और रे को सॉलिड में इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ से पास होकर जाती है। अब देखिए इनिशियली जो आपने लाइट अप्लाई की थी वो एक्स डायरेक्शन में गुजर के सॉलिड्स में से जा रही है और आफ्टर सम टाइम जो आपने अप्लाई की वो वाई डायरेक्शन में गुजर के जा रही है। तो एन आइसोट्रोपी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉलिड का एक क्यूब है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसमें जब आपने डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट फॉल की है तो निकलने वाली लाइट रेस की जो इंटेंसिटीज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होंगी। एन आइसोट्रोपी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये जो सॉलिड्स होते हैं ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए एन आइसोट्रोपी को शो कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, डिफरेंट डायरेक्शन के हिसाब से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है जी। और अगर हम नंबर 5 पर इसकी बात करें तो आपको डिफरेंट सॉलिड्स की एग्जांपल दे रहा है कि मेटल में सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कौन सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है कि जी मेटल स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या एग्जांपल है, नॉन मेटल में क्या एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हुआ है जी आयरन का, लेड का लिखा हुआ है, आपके बुक में सिरेमिक्स का लिखा हुआ है। तो मतलब ये सारी एग्जांपल जो है वो आपको डिफरेंट मटेरियल के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो एग्जांपल दे रहा है। जैसे अब आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन का पेज नंबर 108 है जिसमें वो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता रहा है। तो अगर आप रीड करना चाहें तो देखिए आपको ब्लू से बॉक्स में बताया हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल विच मेक अप द सॉलिड एग्जिस्ट इन रेगुलर एंड वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, कि इसके अंदर एक रेगुलर वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होती है या फिक्स अरेंजमेंट या एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि जी मॉलिक्यूलर एंड आयनिक क्रिस्टल ऑफ क्रिस्टल इज शोन इन द फिगर। आपको इसका एक मॉलिक्यूलर और आयनिक NaCl का एक बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो आपको इस डायग्राम में उससे रिप्रेजेंट करके बताया हुआ है। फिर देखिए लिखा हुआ है ऑन कटिंग दे गिव शार्प क्लीव्स। शार्प क्लीव का मतलब होता है कि अगर आप इसको कट करते हैं तो आपको इसके शार्प एजेस मिलते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड एजेस आपको इसके मिलते हैं। फिर लिखा हुआ है एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंक्लूड सॉल्ट, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। मेटल में अगर आप देखें तो कॉपर, आयरन और जिंक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स हो गई हैं। नॉन मेटल में अगर आप देखें तो डायमंड, सल्फर, मिका इसकी एग्जांपल हो गई हैं। आयनिक कंपाउंड में देखें तो NaCl, कॉपर सल्फेट एग्जांपल्स हैं। सिरेमिक्स, सैंड एंड क्वार्ट्ज इसकी एग्जांपल हैं। और फिर और प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प एजेस एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक फॉर देयर फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट, के इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये एन आइसोट्रोपी को यूज करते हैं अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसके बारे में आपने ये एक डेफिनेशन और ये इनकी 4-5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने याद कर लेनी है। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस में देखें तो हमारे पास ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक का मतलब होता है विदाउट और मार्फ का मतलब होता है शेप। मतलब ऐसे सॉलिड्स जो विदाउट शेप होते हैं उसको हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, और एमॉर्फस सॉलिड्स का दूसरा नाम जो है वो ग्लासी सॉलिड्स भी कहा जाता है इनको। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं दो सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट रैंडम मैनर्स। मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर पार्टिकल्स की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, अपनी मर्जी से डिफरेंट डायरेक्शन में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, उसको हम कहते हैं दीज आर एमॉर्फस सॉलिड्स। देन हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करें तो हम कहते हैं दे हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट शेप। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इनकी कोई मखसूस शेप नहीं होती, बिकॉज एटम्स जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंटली डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमें इसके बारे में बताया गया वो ये है कि अगर हमने एमॉर्फस सॉलिड्स को देखना है कि इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की रैंडम किस किस्म की डायरेक्शन है
तो हम उसके लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी कहते हैं। बेसिकली ये एक 3 डायमेंशनल इमेज स्कैनिंग टेक्निक है। जब आप इस इमेज स्कैनिंग टेक्निक के जरिए से किसी भी अमॉर्फस सॉलिड का क्रिस्टल स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो 85% एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो रैंडम है, और रिमेनिंग जो 15% है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर अरेंज किए गए हैं। ठीक है जी। इसके अलावा वो आपकी बुक में लिख रहा है कि इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इस किस्म के सॉलिड्स में रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है। रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मतलब कुछ सॉलिड्स जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, कुछ को आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए वो आपकी बुक में एग्जांपल्स भी कोट कर रहा है। और देन लिखा हुआ है कि जी व्हेन हीटेड दे कन्वर्ट इनटू पेस्ट बिफोर कमिंग टू लिक्विड स्टेट, के जब भी आप किसी भी अमॉर्फस सॉलिड को हीट अप करना शुरू करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने से पहले अपने आप को एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद जाकर हमारे पास इनकी लिक्विड स्टेट आपको देखने को मिलती है। और नंबर लास्ट पर आपको अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल या डेली लाइफ में इसके कुछ यूजेस मिल जाएंगे। वो आपकी बुक में बता रहा है कि जी कंस्ट्रक्शन में, हाउस होल्ड में, इसके अलावा मुख्तलिफ मटीरियल्स के अंदर हम अमॉर्फस सॉलिड्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक का पेज नंबर 109 है, वहां पर अमॉर्फस सॉलिड में वो आपको बता रहा है कि जी दोस मटीरियल हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द रैंडम मैनर आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड्स। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में वो आपको बता रहा है कि हम इनको क्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। फिर जो मैंने आपको बताया कि इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, वो लिखा हुआ है। और फिर ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसकी थर्ड लास्ट लाइन में वो आपको बता रहा है कि दे हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एज मेल्टिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल if we heat a glass rod, it gradually soften into paste-like state before it comes to a viscous liquid at 800 Celsius। कि मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट के आपको डिफरेंट रेंजेस मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं। किसी एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इंक्लूड ग्लास, रबर, थिन फिल्म systems deposited on a substrate at low temperature, glues, many polymers। amorphous solid can withstand higher temperature without affecting their efficiency as compared to crystalline। तो ये आपको एक और प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि जी amorphous solids जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। withstand का मतलब होता है बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर लिख रहा है कि जी इफ these solids are melted and then cooled slowly they can be converted into crystalline solid। क्या आप amorphous solid से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बना सकते हैं। और फिर कह रहे हैं कि जी amorphous solids are used in the large variety in all field of life like in construction, housewares and laboratory wares, making of tire and shoes। amorphous silica is one of the best material for converting sunlight into electricity used in solar panels। तो आपको वो इसकी एग्जांपल्स, एप्लीकेशन या यूजेस बता रहा है लास्ट में कि हम amorphous solids का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते होते हैं। ठीक है जी। नंबर 3 पर वो हमें बता रहा है पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो दूसरा नाम हम कहते हैं वो हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स भी इसका दूसरा नाम रखते हैं। ठीक है जी। अब लिखा हुआ है दो सॉलिड्स इन विच एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रेन्स ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। की जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसके अंदर एटम्स जो होते हैं वो छोटी छोटी ग्रेन्स से मिलकर बनते हैं। और ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स क्या होते हैं कि वो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसको हम ग्रेन का नाम दे रहे होते हैं। और दीज ग्रेन्स आर सेपरेटेड बाय अ ग्रेन बाउंड्री, कि हम जो 2 या 3 या 4 एटम्स को एक बाउंड्री के जरिए से सेपरेट करते हैं, दैट बाउंड्री इज नोन एज ग्रेन बाउंड्री। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना ये, तो हम कहेंगे ये कोई सॉलिड है और ये इतने सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो ये जो छोटे छोटे डार्ट्स मैंने लगा दिए हैं ना, तो हम इनको कहेंगे दीज आर ग्रेन्स। और इन ग्रेन्स का जो साइज होता है वो 10⁻² से लेकर 2 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक की रेंज में हो सकता है। और फिर कह रहा है कि ये जो ग्रेन्स होती हैं ये एक स्पेसिफिक ग्रेन बाउंड्री के जरिए से सेपरेट होती हैं। ये जो मैंने ब्लैक लाइंस ड्रॉ की हैं इसे हम कहते हैं दीज आर ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, फिर हमें कह रहा है कि दे शो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब हर आइसोट्रोपिक मतलब ऐसी प्रॉपर्टी के डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज को ये शो कर रहे हो। फिर हमें कहते हैं कि पॉलीमर्स की 2 टाइप है, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो हमारी नेचर में खुद से मौजूद होते हैं, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से जो नेचर में पाए जाते हैं उसे हम नेचुरल कहते हैं। इसमें एग्जांपल रेजिन और वुड की आ जाती है। और नंबर 2 पे है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में हमारे पास आ जाते हैं पॉलीथीन, पीवीसी, मतलब ऐसे पॉलीमर्स जिनको हम ऑयल से या पेट्रोल से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं खुद, मतलब इंजीनियर्स वगैरह इस पर काम करते हैं, लैब्स में काम होता है, फिर हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, फिर वो बता रहा है
कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं इसमें जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं इनको कंबाइन करके, छोटे छोटे ग्रेन्स को कंबाइन करके आप एक बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें हम छोटे छोटे ग्रेन्स को कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मतलब ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम छोटे छोटे ग्रेन्स को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा एटम या मॉलिक्यूल हमारे सामने आ जाता है। उस टेक्निक को हम कहते हैं दैट इज पॉलीमराइजेशन। तो देखें तो आपकी बुक का पेज नंबर 108 है, वहां पर क्या रहा है, सॉलिड्स मटेरियल्स मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ रैंडम डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, फिर लिख रहा है द स्मॉल क्रिस्टल इन पॉलीमेरिक सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइन्स और ग्रेन ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन विद शार्प ग्रेन बाउंड्रीज। ये बात मैं आपको बता चुकी। और फिर लास्ट में लिख रहा है कि जी पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर आइसोट्रोपिक एंड एक्सिबिट सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, कि मतलब ऑल डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो आपको इसकी टाइप्स बता रहा है। नेक्स्ट टाइप्स को एक्सप्लेन करने के बाद वो आपको पॉलीमराइजेशन के बारे में बता रहा है कि जी मेनली जो पॉलीमर्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन करने से आप जो डिफरेंट एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और लास्टली वो आपको बता रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मटेरियल इंक्लूड लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है कि जी इनके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, इनकी गुड स्ट्रेंथ होती है, इनके पास जो है वो रेजिस्टेंस टू कोरोजन ज्यादा होती है, और इन मटेरियल के अंदर लैक ऑफ कंडक्टिविटी होती है। मतलब कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी इनके अंदर बाकी सॉलिड्स की दोनों टाइप्स के मुकाबले में कम होती है। तो ये थी हमारी सॉलिड्स की टाइप। इंशाल्लाह इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये हमारी बुक का टॉपिक नंबर 7.1 था। ठीक है, इसी टॉपिक नंबर 7.1 के सेकंड पार्ट में हम जो एक बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना वो बनता कैसे है और उसके मुख्तलिफ टाइप्स होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर की टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे।